Welcome to Medical Minds podcast. Today we are discussing a topic that affects every family, every hospital and every healthcare system. Antibiotics, medicine or growing threat. Antibiotics transformed modern medicine. Disease that once killed millions become treatable. However, misuse of antibiotic is creating a new global crisis called antimicrobial resistance or AMR. To discuss this important issue, I am joined by Dr. Sanjay Kumar, microbiologist and researcher. Welcome, sir. Sir, my first question is that what is antibiotic? एंटीबायोटिक्स एक प्रकार का मेडिसिन होता है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए करते हैं। एंटीबायोटिक्स का सबसे पहले डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन उन्होंने डिस्कवर किया था। तब से लेकर आज तक बहुत सारे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हो चुकी है और हम जो बीमारियों से लड़ पा रहे हैं वो ड्यू टू एंटीबायोटिक्स है। बिल्कुल सर, आपने बहुत स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को बताया और मेरा सवाल ये है कि ये एक एंटीबायोटिक है तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीमारी पैदा करते हैं, तो एंटीबायोटिक क्या वायरल इन्फेक्शन में काम करता है कि नहीं? और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारा ऐसा रोग होता है जैसे कि सर्दी, रेनाइटिस जैसी बीमारी जो वायरल होती है, उसमें यूजुअली डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देते हैं। तो थोड़ा बताएं इसके बारे में विस्तार में सर कि ये एंटीबायोटिक्स किस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे काम करती है और किस तरह करती है। देखिए, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सब बैक्टीरिया के अगेंस्ट में काम करते हैं। जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई का इन्फेक्शन हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, इकोलाई है, क्लेब्सिला है, ये सारे बैक्टीरिया हैं। इनके अगेंस्ट में ही आप एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज़ करेंगे तभी बेनिफिशियल होगा। लेकिन कुछ केसेस में देखा जाता है कि जो प्रैक्टिशनर होते हैं यानी कि क्लिनिशियन जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं पेशेंट को। तो इसके पीछे उनका जो लॉजिक है यानी कि साइंटिफिक उनका जो अप्रोच है या मेडिकल अप्रोच है वो ये होता है कि वो पेशेंट को सेकेंडरी इन्फेक्शन से बचने के लिए एंटीबायोटिक्स वायरल इन्फेक्शन में भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही आपको वायरस का इन्फेक्शन होता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और इम्यून सिस्टम वीक होने की वजह से जो बैक्टीरिया आपके आसपास है, आपके सराउंडिंग है, मिलियंस एंड मिलियंस बैक्टीरियाज रहते हैं और वो हमेशा एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं कि बॉडी जैसे ही वीक होगा तो हम एंटर करेंगे और इन्फेक्शन काउज करेंगे। तो जनरली सेकेंडरी इन्फेक्शन आपको ना हो ताकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में ना जाएं, इससे बचने के लिए वो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, पेशेंट का मैनेजमेंट करना चाहिए ट्रीटमेंट को लेकर के, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाए। ख़ास तौर से एशिया कॉन्टिनेंट में सेकेंडरी इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है क्योंकि यहाँ हमारा हाइजीनिक लेवल बहुत पुअर है, इसलिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। इसको हम लोग मिसमैनेजमेंट या आपका जो रैशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है इसमें भी हम लोग इसको देखते हैं कि रैशनल यूज़ नहीं होना चाहिए। सर, आपने बड़ा अच्छा बताया और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था आपका एक्सप्लेनेशन एंटीबायोटिक के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब एंटीबायोटिक इतनी बेनिफिशियल है और इससे इतने सारे फ़ायदा हैं,
तो प्रॉब्लम कहाँ पे खड़ी हो जाती है, यहाँ पे प्रॉब्लम की क्या बात है? एंटीबायोटिक्स की समस्या जो हो रही है वो उसका कारण 3-4 कारण है। सबसे पहला कारण ये है कि जो इंडियंस हैं या पूरे एशिया का यही हाल है कि जो पेशेंट होते हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स परचेज करके खा लेते हैं। उनको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम होता है तो वो मेडिसिन शॉप में चले जाते हैं और एंटीबायोटिक्स वो लेके आ जाते हैं। तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उनको मालूम नहीं होता है कि कौन सा एंटीबायोटिक्स हमको लेना है, कितना डोज लेना है, कितना ड्यूरेशन तक खाना है, ये उनको मालूम नहीं होता है। दूसरा क्या है कि डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन के रूप में एंटीबायोटिक्स है तो उसका कोर्स वो पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि किसी भी एंटीबायोटिक्स का एक डोज होता है और एक कोर्स होता है। डोज में है कि उसका पोटेंसी क्या है, जैसे 200, 500, 1000 mg उसका रहता है पोटेंसी, और कोर्स होता है 3 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़, 15 डेज़। तो उसको अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया जिसके अगेंस्ट में आपने एंटीबायोटिक्स लिया है वो क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि उसको कंप्लीट इनहिबिशन के लिए जितना डोज चाहिए था, जितना ड्यूरेशन तक चाहिए था, वो तो आपने लिया नहीं। तो बैक्टीरिया जो कुछ आपके बॉडी में रह जाता है वो क्या होता है कि म्यूटेशन कर लेता है अपने अंदर, और म्यूटेशन जब वो कर लेगा तो म्यूटेशन की वजह से उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंट हो जाता है। तो यही हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब वो रेजिस्टेंट हो गया, आपको जब फिर से डिजीज़ होता है तो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स का इफ़ेक्ट आपके बॉडी में स्टॉप कर जाता है और वो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता थी उस एंटीबायोटिक्स में वो ख़त्म हो गई। वो एंटीबायोटिक्स आपके लिए एज ए रेजिस्टेंट काम करेगा और कोई उसका प्रभाव बॉडी में नहीं होगा। तो ये हो गया इर्रेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स है। इस पे बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी की ज़रूरत है। ये तो बहुत गंभीर समस्या है और इसके लिए तो कुछ उचित स्टेप उठाना चाहिए। सरकार को लोगों में भी अवेयरनेस पहुंचाना चाहिए कि एंटीबायोटिक का सेवन नहीं करें, और वो दवा दुकानदार पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जो अपने मन से ही कुछ न कुछ दवा दे देते हैं। ये इतनी सारे समस्याओं के बारे में सर आपने बताया तो मेरे मन में एक और विचार आ रहा है कि ये जितनी भी दवाइयाँ तैयार होती हैं वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में ही बनती हैं, तो वहाँ अगर सही से डिस्पोज नहीं होता है वेस्टेज उसका, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या समस्याएं आ सकती हैं, और अगर वो डिस्पोज होता है तो किस तरह होता है कि हम लोगों को उससे किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। इसलिए कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी होती हैं उनका जो वेस्टेज होगा वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वातावरण को भी दूषित कर सकता है, एनिमल्स को भी प्रभावित कर सकता है और प्लांट्स को भी। तो क्या इस तरह की समस्याएं हमारे भारत में है कि नहीं, इसके बारे में भी बताएं, और यदि हैं तो उससे किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है और कहाँ तक उसका थ्रेटनिंग है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है सर। एंटीबायोटिक्स का जो प्रोडक्शन होता है फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा, तो अगर उसका जो वेस्टेज निकलता है ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो वेस्टेज को अगर प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जाता है तो वो आपके बॉडी में फूड साइकिल के थ्रू एंटर कर जाता है। इसका अभी बेस्ट केस जो इंडिया में देखने को मिला है हिमाचल प्रदेश में। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन, वहाँ पे बद्दी नामक एक जगह है। तो बद्दी में इंडिया का लगभग 40% जो ड्रग बनता है वो बद्दी में ही बनाए जाते हैं। वर्ल्ड के बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की वहाँ पे सेटअप लगी हुई है जो फार्मा प्रोडक्शन करते हैं। तो अभी कुछ सालों से लगभग 20-25 साल से वहाँ फार्मा का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ड्रग का प्रोडक्शन हो रहा है, और उनका जो मिसमैनेजमेंट हुआ है जिसमें उन्होंने
जो एंटीबायोटिक्स डिस्पोज किया है उसको विदाउट ट्रीटमेंट, यानी कि अनट्रीटेड एंटीबायोटिक्स को उसने डिस्पोज कर दिया है सॉइल में या वाटर में, जबकि उसका पूरा नॉर्म्स है। अगर आप वेस्टेज निकालते हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको ट्रीट करना, यानी कि वो मेडिसिन को न्यूट्रलाइज करना है जिससे उसकी एफिकेसी ज़ीरो हो जाए। लेकिन वो विदाउट ट्रीटेड एंटीबायोटिक्स को डिस्कार्ड किए हैं और वो चला गया वाटर एंड सॉइल में, और वाटर एंड सॉइल में मिक्स होने की वजह से, जैसे अगर सॉइल में चला गया तो जितने भी क्रॉप्स वहाँ पे निकल रहे हैं तो क्रॉप्स में भी वो एंटीबायोटिक्स चला गया, और वो क्रॉप्स जब एनिमल्स खा रहे हैं, जैसे गाय खा रही है, भैंसें खा रही है, भेड़ खा रही है, तो वो एंटीबायोटिक्स वो एनिमल्स में भी चला गया, और वो एंटीबायोटिक्स वो एनिमल के लिए भी रेजिस्टेंट हो रहा है। उसी तरह ह्यूमन क्या है, अगर वहाँ जो हिमाचल प्रदेश के सोलन में बद्दी में जो रह रहे हैं लगभग 6 लाख पॉपुलेशन है, उसमें से 2 लाख पॉपुलेशन इससे अफेक्टेड हुआ है, और एक रिपोर्ट के अनुसार करीब 400 लोग कैंसर के शिकार हो गए हैं। तो ऐसा इसलिए हुआ कि एंटीबायोटिक्स जो है वाटर में मिक्स हो गया, वही एंटीबायोटिक्स वो वाटर के द्वारा इनटेक कर रहे हैं, वहाँ का जो वाटर का लेवल है उसका TDS थाउजेंड्स के आसपास रहता है। तो आप सोच लीजिए 1000 TDS वाला वाटर तो आप पी नहीं सकते हैं, लेकिन अननोइंगली तो अभी तक वो ड्रिंक कर ही रहे थे। तो एंटीबायोटिक्स उनका फूड के रूप, वाटर के रूप में बॉडी में चला गया, सॉइल के रूप में उनके बॉडी में कैसे आ रहा है, जो क्रॉप्स वो खा रहे हैं वहाँ पे जो निकल रहा है वो सॉइल क्रॉप्स में चला गया, और क्रॉप्स से जो भी आप इनटेक कर रहे हैं तो आपके बॉडी में चला गया। तो इस तरह से वहाँ के हर घर के लगभग तीसरा मेंबर एंटीबायोटिक्स का रेजिस्टेंट हो गया है, और इसकी वजह से उनको जब बीमारियां हो रही हैं, सिंपल उनको सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो एंटीबायोटिक्स काम नहीं कर रहा है और वो बीमार हो रहे हैं और उनका डेथ भी हो रहा है। कैंसर भी बहुत ज़्यादा, लगभग 200 केसेस तो वहाँ पे डायग्नोस हुआ है कि उस एरिया में एंटीबायोटिक्स के मिसमैनेजमेंट की वजह से पेशेंट हो रहे हैं। आप जाएंगे वहाँ तो हाईली पॉल्यूटेड एरिया वो बद्दी हो चुका है। तो ये एंटीबायोटिक्स का मिसमैनेजमेंट है, यानी कि जो डिस्पोज करने का प्रॉपर जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो ये एंटीबायोटिक्स वाटर एंड सॉइल में एंटर कर गए और उसके थ्रू आपके फूड में गए और फूड से आपके ह्यूमन बॉडी में चले गए हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पे अक्सर सुनने को आता है कि कुत्ते कुछ जो खाना खाएं या पानी पिए तो वो मर गए, या मछलियाँ वहाँ नदी की हैं वो मरते जा रही हैं। तो ये सारा का सारा मिसमैनेजमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स डिस्पोजल की वजह से हो रहा है। तो जो एंटीबायोटिक्स लोगों के जान को बचाने के लिए था वो अब लोगों को मार रहा है। इससे हमको अलर्ट होना है और हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। सर, आपने बहुत ही विस्तार से बताया और इसके साथ हम लोग चर्चा को ख़त्म करते करते मेरे दिमाग में एक डाउट रह गया और मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछ लेना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि सर आपने बोला कि एंटीबायोटिक की वजह से ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति ड्रग रेजिस्टेंट हो जाता है, लेकिन क्या एक व्यक्ति ड्रग रेजिस्टेंट होता है या वो माइक्रोब्स ड्रग रेजिस्टेंट होता है जिससे कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के लिए हो गया या सैल्मोनेला टाइफी हो गया, जो वातावरण में है या जो उनके शरीर में है, या दोनों रेजिस्टेंट होते हैं या बैक्टीरिया? हाँ, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है सर कि एंटीबायोटिक्स में जब रेजिस्टेंट होता है तो बॉडी रेजिस्टेंट होता है या बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाता है। जितने भी बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स के रूप में अपने अंदर रेजिस्टेंट, यानी कि एक तरह से वो इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है, जिसको कि हम लोग साइंटिफिक वर्ड में रेजिस्टेंट कहते हैं। और ये रेजिस्टेंट जो है वो उनके जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। चूँकि लगातार एक ही तरह का एंटीबायोटिक्स उनके ऊपर जब आप देते रहते हैं
तो क्या होता है कि उससे बचने के लिए अपने आप को चेंज करता है। चूँकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल है तो उनमें म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। हम लोग के कंपेयर में बैक्टीरिया के अंदर या वायरस के अंदर म्यूटेशन बहुत तेज़ी से होता है, चूँकि नेचर ने उसको ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो इस तरह से जो रेजिस्टेंट होता है वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया हो जाता है, आपका बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होता है। और चूँकि वो बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इन्फेक्शन काउज कर दिया, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो इसलिए हम इन जनरल बोल देते हैं कि हमारा बॉडी रेजिस्टेंट हुआ है। तो बॉडी रेजिस्टेंट नहीं होता है, बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अब ये जानकारी सब लोगों को शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का जो भी हम यूज़ करें वो मैनेज जो प्रिस्क्राइब हो अगर क्लिनिशियन का तभी हम करें, इरेशनल यूज़ ना करें। और ये हमारे लिए रोगों से बचने के लिए एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है। थैंक यू।